नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम भारत के सामान्य परिचय को पढ़ रहे हैं। भारत के सामान्य परिचय में हमने पिछले वीडियो में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों को पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में भारत के विस्तार के बारे में पढ़ लिया, भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार के बारे में पढ़ा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, लेकिन एक बार मैं पहले का थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि भारत की हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ी, जिसमें जो सीमा हमारी लगती है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इसके अलावा लगती है हमारी सीमा चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से और बांग्लादेश से। ठीक है, अब एक बात तो थोड़े से नाम की बात कर लो कि जो पाकिस्तान जो सीमा लग रही है उसका नाम अपना है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो कौन कौन से स्टेट से लगती है? तो आपके गुजरात आता है, राजस्थान आता है, पंजाब आता है और आपके जे&के। ठीक है, ये चार है जिनसे रेड क्लिफ रेखा लगती है। पाकिस्तान की सीमा के बाद देखें तो आपकी अफगानिस्तान की सीमा लगती है। इसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डूरंड रेखा के नाम से जे&के इसके टच होता है। इसके अलावा चीन की जो सीमा लगती है उसके अंतर्गत देखें तो आपके इसको हम नाम देते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा में देखो आपके एक तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा देखें तो सिक्किम है, वो 3 स्टेट से लगता है, 3 सीमाओं से लगता है। ये आपके चीन की लगती है, इधर नेपाल की लगती है, इधर भूटान की लगती है। इसके अलावा देखें तो आपके अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद देखें तो इधर म्यांमार की सीमा लगती है। ये आपके आ गया अरुणाचल प्रदेश का भाग। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये आपके बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो सीमा लगती है इसको भी हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ रेखा है। ये कहाँ? ये आपके आता है आपके त्रिपुरा, मेघालय और इधर देखें तो वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से आपकी सीमाएं लगती है। हमने कल इनके सीमाओं के क्षेत्रों को पढ़ा था, कौन से देश से कौन सी सीमा लगती है। नेपाल से सीमा लग रही है, वो यूपी और बिहार की लग रही है। ठीक है, इधर देखिए उत्तराखंड की लग रही है, इधर देखिए सिक्किम की लग रही है। अब हम दक्षिणी सीमा की बात करते हैं। दक्षिणी सीमा में भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कौन कौन से राज्य हैं। केवल हमने ये नहीं पढ़ा था कि कौन से क्षेत्र को कौन सा तट कहते हैं। तो आपके गुजरात वाला तट है, इसको हम सौराष्ट्र तट, ये कच्छ की खाड़ी है ये वाली, इसको हम कच्छ की खाड़ी वाला तट, और दूसरा है आपके ये खंबात की खाड़ी वाला भाग, इधर देखिए सूरत तक। कहां तक? सूरत तक। तो कच्छ की खाड़ी वाला और सूरत तक का भाग है, इसको हम काठियावाड़ तट, क्या? काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट कहते हैं। कहां तक? सूरत तक। सूरत से लेकर के गोवा तक का जो भाग है इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। और यहां से लेके और दक्षिण तक का भाग है केरल वाला, इसको बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। इसके बाद हम देखें तो आपके कृष्णा नदी के डेल्टा है, वहां तक का जो भाग है उसको बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। क्या नाम देते हैं? कोरोमंडल तट। और इसके बाद हम देखें तो आपके जो उड़ीसा तक का भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। फिर आपके उत्कल,
तटीय प्रदेश कौन सा, उत्कल तट। और कहाँ का, उड़ीसा वाला है, उसको क्या बोलते हैं, उत्कल तट, उत्कल तट। और इसको बोलते हैं आपके वेस्ट बंगाल वाले को बेंगा, बेंगा तट। वैसे अधिकांश बुक जो है वो आपकी इस कंप्लीट पोर्शन को कौन सा तट बोलती है, उत्तरी सरकार तट। कौन सा, उत्तरी सरकार। और यहाँ कौन सा, कोरोमंडल। तो कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। इधर देखिए मालाबार, कोंकण और आपके काठियावाड़, ये आपका तटीय क्षेत्र है। ठीक है, इधर देखें तो आपके दक्षिण में जो सागर है उसको बोलते हैं हिंद महासागर, जो इसी के हमारे भारत के नाम पे पड़ा है। इसका नाम कौन सा, हिंद महासागर। पूर्व में आपकी आ गई बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में आपकी आ गई कौन सी, आपके अरब सागर। कौन सा, अरब सागर। जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा की बात करें तो आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। एक बार स्टेट के नाम बता देता हूं। 8 राज्य है जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। एक पहला स्टेट है गुजरात, गुजरात। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हिंदी में लिखता हूं, मध्य प्रदेश। फिर है झारखंड, झारखंड के रांची से गुजरती है। फिर आपके वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और ये आपके मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। काउंट करना, गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, झारखंड, 5, 6, 7 और 8। ये पूरी सी लाइन है जो हमारे भारत को क्या करती है, इसका क्या लाभ है, भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को 2 भागों में बांट दी। नीचे वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध और ऊपर वाला भाग है वो उपोष्ण कटिबंध। इस प्रकार से हमने कल भी पढ़ा था कि भारत की जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंध में आती है, उष्ण उपोष्ण कटिबंध में आती है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ कर्क रेखा होने के कारण जो दिन की अवधि है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो दिन की अवधि क्या होती है, ज्यादा होती है। और हम देखें तो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर देखें तो जम्मू कश्मीर में किरणें कैसी गिरती है, जम्मू कश्मीर में भूमध्य रेखा है नीचे और तो सूर्य यहाँ होगा तो किरणें कैसी गिरेगी, तिरछी गिरेगी। और कर्क रेखा होती है जब यहाँ पे किरणें गिरती तो तिरछी है और कर्क रेखा पे क्या होगी, सीधी गिरती है। तो इस वाले प्रदेश में हमेशा तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। और दिन की अवधि की बात करें तो दिन की अवधि, दक्षिण में जाओ आप, दिन की अवधि है वो क्रमशः बदलाव आएगा। दिन की अवधि दक्षिण में जाओ तो बढ़ेगी, क्योंकि वह अवधि किसके अकॉर्डिंग है, आपके भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि भारत का दक्षिण बिंदु है जो हम कन्याकुमारी जिसे बोलते हैं, वो हमारे भूमध्य रेखा से हमारा दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी का है वो ज्यादा दूर नहीं है। कितना है, 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर है। कितना है, 876 किलोमीटर है। तो भूमध्य रेखा जो है विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, यहाँ दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ दिन रात की अवधि क्या होगी, बराबर। अब सूर्य उत्तरायण होगा तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा होगी। और हम देखें तो यहाँ से हम लद्दाख की ओर जाएं तो दिन है लगभग कितना, इस क्षेत्र से लगभग 5 घंटे का अंतर इसमें दिखाई देता है। 5 घंटे का अंतर उसमें दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण के कारण यहाँ दिन की अवधि क्या होगी, बड़ी होगी और दक्षिणायन होगा तो दिन की अवधि क्या होगी, छोटी होगी। तो कर्क रेखा कर्क
रेखा जो है उसका क्या लाभ है? तो कर्क रेखा का लाभ है, एक तो हमारे यहाँ क्लाइमेट जोन का निर्माण हो रहा है। किसका? जलवायु क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। 2 जलवायु जोन यहाँ पे बन रही है और साथ ही साथ दिन की अवधि में भी क्या आता है? अंतर आता है। अब हम बात करते हैं दूसरी रेखा, कौन सी? आपके 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। इस रेखा को हमने भारत की मानक समय रेखा माना है। क्या माना है? मानक समय रेखा, मानक समय रेखा माना है। किसको माना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना है। और हम जाने कि पूरे पृथ्वी है, अब इसमें ग्लोब है, ग्लोब के अकॉर्डिंग देखें तो देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 डिग्री है। कितनी है? 360 डिग्री है। और अक्षांश की कितनी है? अक्षांश है 181 डिग्री, 90 ऊपर, 90 नीचे और बीच में भूमध्य। अब देशांतर की बात करें तो वक्र के कोणों का मान कितना होता है? तो 360 ही होता है। ठीक है। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट का अंतर होता है। तो आप देखो 24 और 12 और 2 14, 1440 मिनट, 1440 मिनट में पृथ्वी क्या करती है? 1440 मिनट का मतलब 24 घंटे में पृथ्वी, 60 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 24 घंटे। अब 24 घंटे में पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर परिक्रमा कर लेती है, अपने अक्ष पे परिक्रमा कर लेती है। इसी आधार पे देखें तो हमने 60 घंटे यानी 15 डिग्री बराबर कितना हुआ? 60 मिनट। 15 डिग्री बराबर क्या हुआ? 60 मिनट। तो 15 डिग्री के अनुसार हमने क्या किया है? हमने पूरे विश्व में 15 डिग्री के अनुसार टाइम जोन, जो समय कटिबंध है, उनको बनाया है। कितने डिग्री के अनुसार? 15 डिग्री के अनुसार समय कटिबंधों का निर्माण किया है। अब भारत की बात करें तो भारत जो देश है, इसमें अगर हम पिछले देशों से देखें तो यहाँ समय कटिबंध बनाए तो अलग बनेगा, लेकिन भारत की जो स्थिति है उसके अनुसार देखिए 30 डिग्री का अंतर है। 29.18 कितना है? 30 डिग्री का अंतर है। 68 डिग्री में, ये लॉजिक समझ लेना, 68 डिग्री में और आपके 97 डिग्री 25 मिनट में। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। अब हमें मानक समय कहाँ बढ़ाए? अब मान लो कि आप मानक समय बढ़ाते हो इसके पास, दिल्ली में बढ़ा देते हो, तो दिल्ली में बढ़ाओगे तो इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है, इनके बीच में 2 घंटे का। अब दिल्ली में बढ़ा रहे हो तो आपको इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का समय अगर यहां मानेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो इस कारण से इन दोनों के मध्य 15 डिग्री, भाई 82.5 को करें 97 25 और 68 17 29 हो गया। अब इनके बीच में देखें तो 15 डिग्री जोड़ दो, आपके 82.5 अगर 15 घटा दो क्या आ गया? 82.5 आ गया। तो इन दोनों के बीच में डिवाइड किया और कौन सा समय निर्धारित किया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको भारत का मानक समय मानते हैं, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। अब पहले क्या था? अंग्रेजों के समय आपके असम जो राज्य था, असम के चाय बागान, कौन सा? असम के चाय बागान का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को टाइम जोन के अंदर स्टैंडर्ड टाइम माना गया था। और अपने आजादी के बाद हमने कौन सा मान लिया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। अब आप बोलते हो कि ये टाइम है, इसकी जो मानक जो ने समय माना है वो कौन सी एक रेखा तो होगी, कोई ना कोई एक रेखा तो होगी जिसके आधार पे हमने घड़ियों को संचालित किया है। तो यहाँ पे टाइम 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है लोकल टाइम और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। कौन सा होता है? एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम जो होता है वो सूर्य घड़ी के आधार पर होता है। इसके आधार पर होता है, सूर्य घड़ी के आधार पर होता है। जब सूर्य उदित होता है और जब सिर पे आता है पूर्ण रूप से और हमारी कोई भी छाव नहीं बनती है, उस समय हम मानते हैं कि क्या टाइम हो गया? 12 बज गए।
लेकिन पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी के घूर्णन के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय, और इस समय को एक करने के लिए पूरे विश्व में एक मानक समय का निर्धारण किया गया। विश्व में इस समय का निर्धारण जो है वो आपके 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के आधार पर किया गया। किसके आधार पे? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के आधार पर किया गया। और जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है वह रेखा आपके लंदन से गुजर रही है, लंदन से गुजर रही है। और इस रेखा के आधार पे देखें तो इधर आपके 180 डिग्री और इधर भी आपके 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री पे आपके जब सूर्य जाता है पृथ्वी चक्कर लगा के 720 घंटे यानी 12 घंटे, और इधर भी कितना? 12 घंटे। तो इस रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी इस पर जब सूर्य बिल्कुल सर पे अपने आता है तो उस समय दिन के 12 बजे का समय यहाँ पे इंगित किया गया। दिन के 12 बजे का समय यहाँ पे इंगित किया गया। और इसके अगर पूर्व में जाते हैं तो समय को क्या क्या कर दिया गया? प्लस कर दिया गया। और पश्चिम में जाते हैं तो क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया। यानी अगर पूर्व में जाते हैं तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, और पश्चिम में जाते हैं तो समय क्या होगा? घटेगा, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस कारण से इधर जाएंगे तो आपका क्या होगा? समय बढ़ेगा राइट में यानी पूर्व में, और पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। इसी आधार पर देखें तो भारत का समय है वो 82.5 डिग्री है। तो 1 डिग्री बराबर बता दिया 4 मिनट का है, तो 1440 मिनट में क्या है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है, मतलब 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगा रही है। और उसी के आधार पे समय का निर्धारण किया गया। 82.5 डिग्री हमारा समय है आगे। तो हम देखें कि भारत का कितना समय कितना आगे है ग्रीनविच रेखा से। तो हम बात करें, इससे हमने किया तो कितना आया? 2 भाई, हमने 4 से मल्टीपल किया तो कितना आया? 2, 8 और 32। ठीक है, तो आपके 2 मिनट तो ये हो गई ऊपर वाली। ठीक है, और 328 तो 330 मिनट हो गई। 2 मिनट और 328 तो कितने हो गए? 330 मिनट। अब 330 मिनट को हम डिवाइड करें 60 से, तो आपके यहां से डिवाइड किया 5 घंटे पूरे हो गए। लास्ट में क्या रह गया? 30 मिनट रह गया। तो 5 घंटे और 30 मिनट हमारा क्या है? यह समय आगे है। कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट समय आगे है। ये तो आपने जान लिया कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा से यानी जीएमटी से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो जीएमटी ग्रीनविच मध्याह्न मीडियन टाइमलाइन, और आपके जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कौन सी है? वो आपके 180 डिग्री पूर्वी है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, इसके आधार पे हम क्या है? तिथि की गणना करते हैं, और इसके आधार पे हम मध्याह्न समय की गणना करते हैं 0 डिग्री के आधार पे, और 82.5 डिग्री के आधार पे हम भारत के समय की गणना करते हैं। तो इसके पूर्व में, इसके पश्चिम में, पूरे भारत में एक ही समय माना जाता है। अब देखें तो आपके भारतीय मानक समय रेखा वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन से स्थान से गुजर रही है? तो सबसे पहले आपके यह गुजर रही है कहां से? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद, ठीक है, मिर्जापुर बोल देते हैं कई, और मिर्जापुर नैनी। ये यूपी से अब आगे जाएगी कहां पे? एमपी में। कहा जाएगी? एमपी में। मध्य प्रदेश के बाद कहा जाएगी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद जाएगी कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद कहा जाएगी? आंध्र प्रदेश में। यानी पहला राज्य यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्यों से होकर के यह रेखा गुजरती है। तो समझ में आ गया होगा कि भारत में यह रेखा, इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व क्या है? यह समय का निर्धारण करती है। भारत का पूरा समय है वो इसी रेखा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस रेखा के आधार पर पूरे भारत का एक ही समय माना जाता है। ठीक है,
और भारत की इसी रेखा को कहाँ पे माना जाता है, श्रीलंका में भी मानक समय रेखा माना जाता है। किसको, 82.5 डिग्री वाली रेखा को श्रीलंका में भी क्या है, मानक समय माना जाता है। इसके बाद अपने कुछ डिग्री चैनल है जो जहां से प्रश्न आ जाता है, कौन कौन सी डिग्री चैनल है जिसके आधार पर हम परीक्षा में जो प्रश्न देते हैं। एक तो आपके आता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, एक आता है 9 डिग्री चैनल, एक आता है 10 डिग्री चैनल। तो डिग्री चैनल क्या है कि जो आपके अक्षांश है, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, वो आपके किन क्षेत्रों को डिवाइड करती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री चैनल कहते हैं। तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल की मैं बात करूं तो 8 डिग्री चैनल क्या करेगा, आपके मालदीव और मिनिकॉय को अलग करेगा, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करेगा। तो मिनिकॉय और आपके मालदीव, मालदीव इसके बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री दिख रहा है या ऊपर लिखूं, एक मिनट यहां लिख देता हूं मैं। पहले आपके है मिनिकॉय, नीचे वाला है मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला कौन सा है, आपके 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला कौन सा है, तो 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाली जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी, 9 डिग्री। इसके अलावा 10 डिग्री की बात करें तो आपके अंडमान और निकोबार, इसके बीच में जो उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार को अलग करने वाला है वो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। उत्तरी अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन सा है, आपके 10 डिग्री चैनल। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, एक तो 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को अलग कर रहा है, 9 डिग्री आपके मिनिकॉय लक्षद्वीप को कर रहा है और 10 डिग्री आपके अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने भारत के सामान्य परिचय में एक प्रश्न आपके आता है कि भारत एक उपमहाद्वीप है, भारत एक उपमहाद्वीप है। कैसे है, क्योंकि भारत की विविधता, भारत की जो आपकी भौतिक विविधता है, भारत के जो क्षेत्र है और भारत की दक्षिणी जो विविधता है, इनको देखें तो उनके आधार पर, मतलब ये तो आपके समुद्र है तो ये प्रायद्वीपीय विविधता है, ठीक है। और ऊपर देखें आपकी स्थलीय रेखा, ये आपका भूचावच, पर्वत, मैदान, आपके मरुस्थल, पठार, ये सारी स्थिति है भारत को एक उपमहाद्वीप का दर्जा देती है। क्योंकि एक महाद्वीप में वो सभी स्थितियां होती है और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत के सभी पड़ोसी देश किसमें आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पड़ोसी देशों में आप देखो सारे नाम आ गए, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, आपके नेपाल आ गया, भूटान आ गया, म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया, ठीक है। ये आपके जो सभी पड़ोसी देश है वो आपके किसमें, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रदेश है। और आपके पड़ोसी देश एक नाम है वो मैं भूल गया, कौन सा, श्रीलंका। ये आपके दक्षिण जो क्षेत्र है उसका पड़ोसी देश है श्रीलंका। और इसके बीच में जो खाड़ी है उसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी और या पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो इस प्रकार हमने भारत के सामान्य, वैसे तो देखें भारत के सामान्य परिचय अर्थात मतलब व्यापक स्वरूप है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमने भारत के सामान्य परिचय को पढ़ा। अगले वीडियो के अंदर हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।